हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। सो आज है तारीख 4 मई 2023। तो आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस लेके। 3 तारीख का एनालिसिस हम नहीं कर पाए थे, तो मैंने 3 और 4 दोनों तारीख के जितने भी मतलब 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, और उनको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। सो उसके रिगार्डिंग मैं एक्सप्लेनेशन लेके यहाँ पे आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम समझेंगे उन टॉपिक्स को, उनके टॉपिक्स को, कौन कौन सा डाटा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी यूपीएससी में काम आ सकती हैं, और हम एक पर्सपेक्टिव कैसे डिज़ाइन करेंगे अपना एक टॉपिक के रिगार्डिंग और सिलेबस के किसी पार्ट के रिगार्डिंग। ओके, सो my name is Sky. I welcome you all to my YouTube channel, This Sky's World. So let's get started with the topics. तो हमारे पास टॉपिक्स हैं इंडिया एंड पाकिस्तान करंट सिचुएशन। इंडिया और पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन चली हुई है उसके रिगार्डिंग है पहला टॉपिक, और उसके बारे में जो भी एससीओ की मीटिंग होगी, उसके बाद जरदारी का विजिट है, उसमें कुछ हमारे फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, उसके बाद जो कॉन्टेक्स्ट बन पा रहा है उस चीज़ को, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आफ्टर दैट रेनफॉल पैटर्न्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कि रेनफॉल पैटर्न्स के बारे में वहाँ पे कौन सा डाटा सामने रखा गया और इंडिया के वेदर पैटर्न्स कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं, ठीक है। एंड उसके बाद डिमिनिशिंग यूटिलिटीज़ में इसमें बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और आपके वाटर के प्राइसेस पे जो प्राइस कैप्स लगने चाहिए, जिस जिस तरह का प्राइस लगाना चाहिए उस तरह का लगाया जा रहा है या नहीं लगाया जा रहा है। अगर नहीं लगाया जा रहा है तो उनको क्यों नहीं लगाया जा रहा है, और लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए, वो चीज़ें सारी हम इस टॉपिक में समझेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑल अबाउट लाइक ईयू ने हमारी 6 एक तरह से सीसीपीज़ को डी रिकोगनाइज़ कर दिया है। तो उसके बारे में हम समझेंगे पहले कि सीसीपीज़ क्या होती हैं एंड उनको डी रिकोगनाइज़ करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, राइट, यूरोपियन यूनियन को। तो हम अपने फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। लाइक जो भी रिसेंटली न्यूज़ में भी है कि बिलावल भुट्टो जो कि आपके पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका जो विजिट है वो होगा, वो शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है उनमें वो आएंगे, ठीक है। उनमें बहुत सारे एक तरह से चीज़ें बनाई जाए, प्रेजुडिसेस पाले जा रहे हैं, चीज़ों को बताया जा रहा है, तो उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसमें कहीं सीधी बात है यार, वो उसमें इंडिया और पाकिस्तान की कोई बातचीत हो पाए, मतलब हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स की कोई अपने इश्यूज़ पे बातचीत हो पाए, वो ना के बराबर ही है चांसेस, ठीक है, बहुत लो चांसेस है उसके, ठीक है। तो अगर नेक्स्ट बात करते हैं, तो अब जयशंकर साहब का ही ना, आपने देखा होगा इनके जो कमेंट्स होते हैं वो बहुत एक तरफ से लीनियर वे में होते हैं, बट एकदम सटीक होते हैं, ठीक है। साधारण शब्दों में ये बात करते हैं पर एकदम सटीक बात करते हैं, अगला इंसान बोलने लायक नहीं रहता फिर कुछ जो क्वेश्चन करता है, राइट। तो उसी तरह के कुछ बयान उन्होंने दिए हैं, तो उन पर हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। तो वी बोथ आर द मेंबर ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, सो वी टिपिकली अटेंड दीज मीटिंग्स, ठीक है। तो इसमें कोई हाइप अप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने बोला है, ठीक है, हमें अटेंड करनी पड़ेगी, राइट। और इंडिया, अब वो मीटिंग है ही इंडिया में, तो हमें तो अटेंड करनी ही पड़ेगी, राइट। सो अब नेक्स्ट बात करेंगे, इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर अस टू एंगेज विद नेबर हु प्रैक्टिस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब हमारे लिए तो ऐसे पर्सन क्योंकि इंडिया है, इंडिया शांति को रिप्रेजेंट करता है, पीस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ऐसी कंट्री जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करती है, तो हम उसके साथ एक तरह से कंफर्टेबल नहीं हो सकते कभी भी, ठीक है। वी हैव ऑलवेज सेड दैट दे हैव टू डिलीवर ऑन कमिटमेंट। अब उनको कमिटमेंट डिलीवर करनी पड़ेगी कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को ना एनकरेज करेंगे, ना स्पॉन्सर करेंगे, ना कैरी आउट होने में किसी तरह की मदद करेंगे उसमें, बट दे आर डूइंग द सेम, राइट। सो हम उनके साथ एक तरह से अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते जब तक ये चीज़ कवर नहीं हो सकती। अब जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने भी नॉर्मली चीज़ बात करी है कि वहाँ पे जो गैदरिंग होगी वह फॉरेन मिनिस्टर्स की होगी, तो मेरे को जाना पड़ेगा पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव बन के। बाकी उन्होंने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में किसी और चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में कुछ कहा ही नहीं है, ठीक है। तो आप क्या सोच ही सकते हो कि वहाँ पे किसी भी तरह की कोई इशू पे कोई बात होनी नहीं वाली है और ना ही होगी, राइट। बट हम बात कर लेते कि जयशंकर साहब ने यूएनएससी में कहा था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ उनके वर्डिंग्स थी। द ट्रुथ इज एवरीबॉडी, द वर्ल्ड टुडे सीज देम एज देम पाकिस्तान एज एपी सेंटर ऑफ द टेररिज्म। एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म मतलब कि टेररिज्म के ओरिजिनेट होने की जगह, राइट। और एपी सेंटर हम अर्थक्वेक वाला भी रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। अर्थक्वेक का एपी सेंटर जहाँ से अर्थक्वेक का ओरिजिनेशन होता है, राइट, उसको एपी सेंटर कहते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे जहाँ से टेररिज्म का ओरिजिन हो रहा है, तो एपी सेंटर एक वर्ड देखा कैसे यूज़ करा जाता है, मतलब अपने कॉन्टेक्स्ट को बताने के लिए।
The world have not forgotten where the terrorism emanates from, who has their fingerprints ओवर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड द रीजन बियॉन्ड। मतलब उन्होंने डायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट करते हुए कुछ चीज़ें बोली कि हमें पता है कि वो चीज़ें कहाँ से जनरेट हो रही हैं और उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, राइट। और उन्होंने एक चीज़ बताई थी, उन्होंने हवाला भी दिया था वहाँ पे 9/11 वाले हमले का और उसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में होने का। उन्होंने एक तरह से वो चीज़ बताई थी कि वहाँ पे वो थे तो हम ऐसी कंट्री को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, राइट। हम उस कंट्री के साथ आप उस कंट्रीज़ को देखिए, या तो उनकी फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने की या उनकी इंटरनल सिक्योरिटी के चीज़ों को इन्हांस करने के लिए उन्हें कुछ कह सकते हैं, राइट। क्योंकि इंडिया है जो शांतिपूर्ण देश है और वो शांति का संदेश ही देता है। जहाँ पे उनको कोई ऐसी एक्टिविटी लगेगी, इंडिया उस चीज़ को ज़रूर एड्रेस करता है और अपनी हमारे फॉरेन मिनिस्टर उन सभी चीज़ों को अपनी स्पीचेस में इनकलकेट करते हैं। ओके, इफ़ दिस स्टेटमेंट्स आर द प्री शैडो, अगर ये चलो मान के चलो ये चीज़ें ना जो भी पीछे चल रही थी प्री शैडो थी, मतलब पुरानी बातें थी, बट अभी रिसेंट में पुंछ में जो एक्टिविटी हो चुकी है, हमारे 5 सोल्जर्स को मारा गया है, ठीक है। तो वो तो एक तरह से अब जो मान लो थोड़ी बहुत बात का कोई भी वो चीज़ थी ना, वो अगर थी भी तो वो अब जा चुकी है, वो अब बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ठीक है। इफ़ जयशंकर जरदारी ये वही बात बोली आगे कि अगर वहाँ पे कोई बात के चांसेस भी थे ना, वो सैंक हो चुके हैं। किस वजह से? ये 20 अप्रैल का जो एक तरह से कैजुअलिटी हुई है, राइट। अब पॉलिटिकल प्रेशर जो रहता है पाकिस्तान में, उसकी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। उनकी जो गवर्नमेंट है वो लाइक आर्मी ड्रिवन है। जो आर्मी के जो उनके चीफ होते हैं, ठीक है, वही ज़्यादातर डिसीजंस में अपनी एक तरह से अपना एक तरह से वो तो हक जमाते रहते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल इम्बैलेंस की वजह से पाकिस्तान कभी भी एक बैलेंस्ड टॉक करने की सिचुएशन में कभी आ ही नहीं सकता, राइट, जब तक उनका ये पॉलिटिकल सिस्टम चलता रहेगा। और अगर मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात करूं तो लैक ऑफ एग्रीमेंट, मतलब उनका एक ही है कि इंडिया चाहे कुछ भी बोले, चाहे वो सही हो गलत हो कुछ भी हो, बस एग्री नहीं करना उस चीज़ के साथ, ठीक है। और सबसे बड़ी उसमें दिक्कत ये हो जाती है कि अब जो पाकिस्तान है उसको 3 कंट्रीज़ को हैंडल करना पड़ रहा है, राइट। रशिया भी है, चाइना भी है एंड यूएस भी है। अब यूएस जो है वो चाइना एंड रशिया दोनों को एक तरह से काउंटर करना चाहता है, ठीक है। और रशिया यूएस को काउंटर करना चाहता है और चाइना भी यूएस को काउंटर करना चाहता है। और यूएस के पास है नाटो, ठीक है, यूएस के पास नाटो भी है और बहुत नेशंस हैं, ठीक है। तो अगर इन सब की बात करेंगे ना तो ये बहुत एक टसल में फंस चुका है पाकिस्तान भी, क्योंकि इसको हर किसी की ज़रूरत है, ठीक है। अब आप बोलोगे मिलिट्री एड के लिए या आप वेपन्स के लिए ये यूएस से पे डिपेंडेंट है, और कुछ वेपन्स के लिए ये चाइना पे भी डिपेंडेंट है। चाइना के साथ इनका ट्रेड भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें रशिया के साथ, इनके इतने स्ट्रॉन्गर रिलेशंस तो नहीं है, बट हाँ एक नॉर्मल रिलेशंस और रशिया के साथ इन्होंने भी बिल्ड कर रखे हैं, राइट। आपके डिफेंस के रिगार्डिंग हो गए, ट्रेड के रिगार्डिंग हो गए, ठीक है। तो अब चाइना, अब नॉट चाइना, पाकिस्तान अब तीनों में एक तरह से बैलेंस बनाने में एक तरह से बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है। और अफगानिस्तान में एक नई चैलेंज है, नया चैलेंज है उनके लिए। उनको जो पॉलिटिक्स को समझना वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, लाइक तालिबान के साथ उनके बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। तो एक तरह से बहुत चारों तरफ से, राइट, चारों तरफ से घिर चुका है। अब देखते हैं आगे क्या होगा इनके साथ, बट आई होप कि चीज़ें बहुत जल्दी सेटल हो जाएं, बिकॉज हमारा, अगर बोलते हैं ना कि अगर हमारा पड़ोसी ही दुखी रहेगा या उनकी चीज़ें वैसी होगी तो वो हमें भी इम्पैक्ट करेंगी, राइट। और वो करती भी हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें विद द टाइम, विद द लाइक आप बोल सकते हो कि फॉरेन पॉलिसी में कुछ हम वो चेंजेस करके, हम नहीं, वो चेंजेस करके उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, रुको। और उन्होंने एक, जो जनरल बाजवा थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी, ठीक है। उस स्टेटमेंट में क्या बोला था कि अभी पाकिस्तान युद्ध के लिए, लाइक लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। अब उस स्टेटमेंट को ढकने के लिए भी बहुत सारी कोशिश करी थी, बट वो एक तरह से इंटरनल चीज़ बताती है वहाँ की, कि वहाँ पे जस्ट शो ऑफ चीज़ें ज़्यादा करी जा रही हैं, एक्चुअल में वहाँ पे चीज़ें हैं नहीं उतनी, राइट। अगर वहाँ पे मिलिट्री सपोर्ट की बात करें या किसी और चीज़ की बात करें, वहाँ पे उस लेवल की है नहीं, राइट। बट बाद में इस बयान को कवर अप करने की कोशिश करी थी और इस वीडियो को आई थिंक इंटरनेट से बंद भी कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था, ठीक है। अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस। जब इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करे थे कश्मीर वाले इशू पे, तो उसके बाद से पाकिस्तान तो एक तरह से ना बौखला गया था, ठीक है। आफ्टर दैट उसने बहुत सारी चीज़ें कट डाउन कर दी इंडिया के साथ, और वो उन्होंने बोला था कि वो जो चीज़ें उन्होंने वहाँ पे अप्लाई करी हैं वो आप वापस ले लीजिए, ठीक है।
वापस तो नहीं हुई, ठीक है, बट पाकिस्तान का जो बिहेवियर है वो एकदम से टोटली चेंज हो गया, ठीक है। पाकिस्तान विल नीड लॉट ऑफ टाइम एंड स्पेस, उसको बहुत ज़्यादा टाइम और स्पेस चाहिए अपनी फॉरेन पॉलिसी को बनाने के लिए, इवन अपने इंटरनल इकोनॉमिक इश्यूज़, अपने जो भी उनके पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व आउट करने के लिए, राइट। और बस इंडिया को क्या है, अपने जो भी उनके आसपास के जो भी इश्यूज़ हैं, जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो गया, या कोई भी वहाँ के एक तरह से पॉलिटिकली एक प्रेशर बनता रहता है, राइट, सीज फायर्स का उल्लंघन होता रहता है, तो इंडिया बस उन चीज़ों को हैंडल करता है। और जो भी चीज़ें हो रही हैं, राइट, स्मगलिंग वगैरह होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको एक तरह से इंडिया इन चेक रखे, ठीक है, तब हम इस चीज़ को बढ़िया वैसे देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया पाकिस्तान वाला। पाकिस्तान के रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें न्यूज़ में आ रही थी, जो भी चीज़ें थी, मैंने कवर करने की कोशिश करी है। और इन फ्यूचर भी मैं ऐसे ही आर्टिकल्स लेके आता रहूँगा, जो मेन चीज़ें रिगार्डिंग मेंस हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, व्हाई द रिसेंट रेन इज़ नो रिलीफ, राइट, क्यों हाल की बारिश में कोई राहत नहीं है, ठीक है। अब राहत क्यों नहीं है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, और कहाँ पे राहत है, कहाँ पे राहत नहीं है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो एक्सेप्ट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, the entire country had received a plenty of rainfall. Some areas of Maharashtra, Gujarat, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh getting as much as 10 to 15 times of rain. अब कुछ एरियाज हैं जहाँ पे रेनफॉल नहीं हुई है, ठीक है, जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। बट कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहाँ पे 10 से 15 गुना ज़्यादा बारिश हो चुकी है। वो कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द IMD दिस स्पेल इज़ गोइंग टू बी, मतलब ये थर्सडे तक मतलब कम हो जाएगी, ठीक है। बट ये जो चीज़ें हैं ना, जो अनयूजुअल रेनफॉल हो रही है, ठीक है, ये एक तरह से ना क्लाइमेट में, एक तरह वेदर में ना अनसर्टेनिटीज़ बताता है, ठीक है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में चल रही है चीज़ें, राइट। अब ग्लोबली अगर हम बात करेंगे तो जो मार्च मंथ है ना, वो सेकंड वार्मेस्ट मार्च है, मतलब पूरा अगर डाटा उठा के देंगे वो सेकंड वार्मेस्ट मार्च है, राइट। अब 1800 से ये डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो अगर हम आज की बात करेंगे, 223 साल हो चुके हैं, 223 साल में ये दूसरा सबसे गर्म मार्च है। गर्म इन द सेंस हॉट, राइट, इसमें गर्मी सबसे ज़्यादा थी, राइट, मतलब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा था। अब इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ देख लेते हैं। द ईयर 2022 फॉर एग्जाम्पल, लाइक 2022 में जो टेम्परेचर एक तरह से मतलब जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल हम कौन सा काउंट करते हैं, 1850 से 1900 तक था। उस टाइम के कंपैरिजन में इंडिया का जो अब का टेम्परेचर है 1.15 डिग्री तक बढ़ चुका है, ठीक है। और जो 2022 था ना, वो 5th और 6th वार्मेस्ट ईयर था रिकॉर्ड में, 5th और 6th नंबर का वार्मेस्ट ईयर था, ठीक है। इन इंडिया एवरेज टेम्परेचर इन 2020 वॉज, जो एवरेज टेम्परेचर था, जो इंक्रीज था, जो नॉर्मल से ज़्यादा था, वो था 0.61 डिग्री सेल्सियस, राइट। और जो एवरेज टेम्परेचर हम कौन सा काउंट करते हैं, जो 1981 से 2010 तक, राइट, जो भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक तरह से सारे जो ईयर्स का टेम्परेचर था उसकी एवरेज निकाली गई थी, उस एवरेज को हम कंसिडर करते हैं। उसमें जो फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है वो ये टेम्परेचर होता है, जो अपना यहाँ पे शो करा जा रहा है कि कितना बड़ा है, कितना कम है। ओके, अगर नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द कंप्रहेंसिव असेसमेंट्स ऑन द इंडियाज क्लाइमेट डन बाय द, अब यहाँ पे ना एक तरह से बहुत बढ़िया तरीके से कॉम्प्रहेंसिव एक तरह से रिपोर्ट तैयार की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने 2020 में करी थी। और उसमें बताया था जो इंडिया का अपना टेम्परेचर है वो 0.7 डिग्री सेल्सियस से राइज कर रहा है। बट अगर ग्लोबली अगर हम बात करेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस से, राइट, मतलब राइज कर रहा है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो आगे जाके लाइक टिल द एंड ऑफ दिस सेंचुरी के एंड तक हमें ये टेम्परेचर 2.4 से 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, लाइक इन नेक्स्ट ईयर्स। द वार्मिंग ओवरसीज अराउंड इंडिया हैज़ बीन मच हायर, राइट, बहुत ज़्यादा देखने को मिली है, मतलब बहुत सारी ज़्यादा देखने को मिली है वार्मिंग आपके सीज़ के आसपास, ठीक है। और सी एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ने को देखने को मिली। और उसमें देखो राइज़ कितना देखने को मिला, 1950 से 2015 तक उसमें 1 डिग्री का उछाल देखने को मिला है, मतलब इतना ज़्यादा वो गर्म रहने लगा। और वहाँ पे फ्लक्चुएशन कितनी कम हो रही थी, लाइक अगर हम बात करेंगे 1.15 डिग्री, राइट, वो मतलब होलिस्टिकली पूरा ग्लोबली वो चीज़ चेंज हो रही है। इंडिया अगर ये सिर्फ इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे, और यहाँ पे देखिए सिर्फ
65 साल में ही, ठीक है, 65 साल में ही 1 डिग्री सेल्सियस का यहाँ पे चेंज देखने को मिल रहा है। ये डाटा हम यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। व्हाट अबाउट डिफरेंट स्टेट्स इन इंडिया। अब डिफरेंट स्टेट्स की हम बात करेंगे तो अब IMD ने एक ट्रेंड रिलीज़ करा है, उसके बारे में हम डिसाइड देख लेते हैं क्या है। डाटा फ्रॉम 29 स्टेट से डाटा निकाला गया, उसमें बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश, गोवा, केरला, इनमें जो टेम्परेचर चेंजेस हैं वो 1 डिग्री सेल्सियस पर 100 ईयर्स के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है। और अगर मैं उस लिस्ट की बात करूँ तो हिमाचल उसमें टॉप करता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स मिजोरम, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा हैव सीन देयर टेम्परेचर्स क्लाइंब एट रेट ऑफ मोर देन 0.7 डिग्री सेल्सियस पर 100 ईयर्स। मतलब ये जो स्टेट्स हैं, लाइक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहाँ पे 0.7 डिग्री सेल्सियस पर 100 ईयर्स का चेंज देखने को मिल रहा है, राइट। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से 0.3 कम ही, राइट। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ बिहार, झारखंड, उड़ीसा की बात करेंगे तो यहाँ पे बहुत लीस्ट वार्मिंग देखने को मिली। अगर हम बिहार की बात करें तो 0.02 डिग्रीज का चेंजेस देखने को मिला, और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे 0.13 डिग्री का चेंज देखने को मिला। ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ये एक तरह से बैलेंस स्टेट में ही चल रही हैं स्टेट्स। और अगर हम गोवा की बात करें, गोवा में आपका मैक्सिमम इंक्रीज देखने को मिला है रेनफॉल में, वो कितना है 21 मिलीमीटर, ओके। और कौन सी स्टेट्स में जिनमें ऐसे मैसिव इंक्रीज देखने को मिला है, गुजरात एंड त्रिपुरा। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, गोवा हैज़ सीन मैक्सिमम इंक्रीजिंग ट्रेंड्स इन एनुअल रेनफॉल। गोवा में एनुअल रेनफॉल में देखने को मिल रहा है 21, यस ये तो कवर हो चुका है, सॉरी। रेनफॉल हैज़ इंक्रीज्ड इन अरुणाचल, डिक्रीज्ड इन अरुणाचल, नागालैंड एंड मणिपुर, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा कि लास्ट ईयर में, ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। लास्ट ईयर में अगर 2021 वो सबसे वार्मेस्ट था सिक्किम के लिए, ठीक है, और सेकंड वार्मेस्ट ईयर था हिमाचल प्रदेश के लिए, पंजाब और मेघालय के लिए भी, ठीक है। और जो दो इंटरेस्टिंगली जो 2 स्टेट्स हैं, स्टेट्स कौन सी, कर्नाटका और तेलंगाना, ये कूलर थी, राइट, मतलब ठंडी थी, मतलब इनका टेम्परेचर कम था एज़ कम्पेयर टू अदर ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वेदर इवेंट किल मोस्ट पीपल। अब ये एक नई तरह की चीज़ लाई गई है, ठीक है, कि कौन सी वेदर कैलेमिटी से मतलब कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की डेथ हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, मोर देन 60% ऑफ डेथ्स कॉज वेदर इवेंट्स इन इंडिया 2022, 1608 आउट ऑफ 2657 ये रिकॉर्डेड डेथ्स हैं, ठीक है। और इसमें से मतलब जो लाइटनिंग से हुई हैं, ठीक है, वो 1608 हैं, और जो फ्लड और एक्सट्रीम रेनफॉल से हुई वो 937 हैं, ठीक है। और ये जो डाटा है ना, इसको एक तरह से डायरेक्टली एक तरह से सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए इतना, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मीडिया की रिपोर्ट्स उन पे डिपेंडेंट है, ठीक है, उनसे कंपाइल करी गई है, ठीक है। हाँ, मतलब इतनी कैजुअलिटीज तो हुई होंगी, बट एक्चुअल में हम एक तरह से ना कंसिडर नहीं कर सकते फुल्ली, ठीक है, फुल्ली कंसिडर नहीं कर सकते इस चीज़ को, ओके। अब आगे हमारा तीसरा टॉपिक, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने एक तरह से 6 इंडियन CCPs के अगेंस्ट एक कार्रवाई कर दी हुई है, ठीक है, मतलब उनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मतलब वो एक तरह से रेगुलेटर का काम करते थे मार्केट में, ठीक है, और सुपरविजन करते थे चीज़ों का, और सेटलमेंट्स करवाने का, क्लियरिंग के लिए, राइट, प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अब वहाँ पर क्यों ये चीज़ करी गई है, नॉन कॉपरेशन अरेंजमेंट। देखिए, कॉपरेशन अरेंजमेंट कोई नहीं था, ना ही RBI के थ्रू, ना ही इंडिया की किसी और ब्रांच के थ्रू। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, आप इनका नाम पढ़ लीजिएगा पूरा, मैं वैसे डायरेक्टली बोल देता हूँ कि अब ये डी रिकॉग्नाइज किसके बारे में, किससे करी गई हैं, ESMA से। ESMA ने इसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया, जो यूरोपियन सिक्योरिटी एंड मार्केट अथॉरिटी है, उसमें CCIL, ICCL, NSCCCL, MCX-CCL, IICC एंड NSCIFC, NICCL, ये 6 हैं जिनको डी रिकॉग्नाइज कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब जो आपके CCPs होते हैं, 2 मेन फंक्शंस को एक तरह से वो करते हैं, लाइक मार्केट की ट्रांजैक्शन में क्लियरिंग एंड सेटलमेंट्स की एक करते हैं, और गारंटीड टर्म्स होती हैं इनके ट्रेड्स में,
ठीक है, कि एक तरह से वो एक तरह से मतलब ऐसा होता है ना कि वो एक तरह से सर्विस उनको भी प्रोवाइड कर रही है जो खरीद रहे हैं, और उनको भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है जो बेच रहे हैं। ये एक तरह से सिस्टम होता है, ठीक है। सिस्टम के बेस पे ये एक रिकग्निशन देती है, एक तरह से अथॉरिटी होती है, ये एक तरह से रिकग्निशन देती है अलग अलग फर्म्स को, अलग अलग कंपनीज को अपने अंदर काम करने के लिए, ठीक है। तो बट यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ लिखी कि मेंशन होगी, जैसे मैंने बताया ना, सेलर एंड कंज्यूमर। हाँ, ये देखो, बिकमिंग बायर टू एवरी सेलर एंड सेलर टू एवरी बायर। ये ऐसा एक तरह से इकोसिस्टम बनाया हुआ है ना, जो एक बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। और जो आपके सीसीपी हैं वो किस एक्ट के अंडर आते हैं? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर, ठीक है। अब सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, एज पर यूरोपियन मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, रेगुलेशन, तो सीसीपी है वो कोई भी थर्ड कंट्री है, ठीक है, वो तभी उसको एक तरह से क्लियरेंस प्रोवाइड कर सकती है जब यूरोपियन बैंक्स ने जब उसको ईएसएमए के थ्रू एक तरह से अप्रूव करा गया हो, ठीक है। बट यहाँ पर अगर हम बात करें, कोई भी आपका एक तरह से कोई भी अरेंजमेंट ऐसा नहीं करा गया था, राइट, कोई भी अरेंजमेंट इस तरह का था नहीं, तो उन्होंने रूल्स के अकॉर्डिंग इसको बाहर कर दिया। और इंडिया कोई भी किसी भी इंडियन फर्म्स के साथ नहीं है ना ही आरबीआई के साथ है, किसी भी ऑर्गन के साथ नहीं है, ना सेबी के साथ है, ठीक है, ना आईएफएससीए के साथ है, राइट। तो ये चीज़ थी इसमें, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ है, तो इंडियन रेगुलेटर्स है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे ना एक तरह से वो भी चीज़ करी गई, इसमें था ना एक वो भी देखा गया, वे फॉरवर्ड भी देखा गया कि अब जो चीज़ें वहाँ पे नहीं चल रही है, बट उनसे सबसे ज़्यादा दिक्कत बताऊँ किसको होगी, इनको करके, जो वहाँ के जो लोकल्स हैं, ठीक है, जो चीज़ें इन पे डिपेंडेंट करती है। तो अब जो फॉरेक्स स्वैप, इक्विटीज़, कमोडिटीज़ मार्केट, ये सब चीज़ें लाइक सोसाइटी जनरेट, डॉचेक बैंक, आई पता नहीं कौन क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, ठीक है, बीएनपी प्रिवास विल बी इम्पैक्टेड। मतलब इनको क्या होगा, अब इनको एक तरह से ना अलग से अपना इकोसिस्टम खुद से सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। और इनका अप्रूवल भी वहीं की ऑथराइज्ड क्लियरेंस ऑर्गेनाइजेशन से लेनी पड़ेगी, राइट। ये चीज़ उन्होंने कर दी है। और जो डोमेस्टिक मार्केट में होगा, वहाँ पे किसी भी थर्ड कंट्री का कोई भी थर्ड कंट्री की जो भी क्लियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनका कोई भी हाथ नहीं रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक तरह से ना प्लान बी की तरफ भी काम करा जाना है, ठीक है। प्लान बी की तरफ भी उन्होंने बोल दिया कि हम अगर ऐसे डी रिकग्निशन हो चुका है, बट हमने उसके लिए पहले से ही प्लान बी को रेडी करा है। जो आपके सेबी के अध्यक्ष हैं माधवी पुरी, उन्होंने ये चीज़ बोली है, ठीक है। और जो भी आपके चीज़ें देखने को मिलेंगी ना, वो एकदम से प्रॉपर मैनर में देखने मिलेंगी। लाइक व्हाट वी वर्कड विद द मार्केट प्लेयर्स, द बिग वंस हु वुड बी इम्पैक्टेड, लाइक उनके साथ हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और रेगुलेशन अपने एक तरह से प्रोसेस में है प्लान बी के लिए। वी डू नॉट एक्सेप्ट एनी डिसरप्शन इन द मार्केट इवन इफ द एग्रीमेंट फेल्स टू बी रीच्ड। मतलब अगर एग्रीमेंट, ये चीज़ें हम देखेंगे कि ये चीज़ें बढ़िया वे से एग्जीक्यूट हो जाए, बट अगर नहीं भी हो पाती हैं तो हम मार्केट में किसी भी तरह की डिस्ट्रप्शन नहीं आने देंगे। जो चीज़ें, जो प्रोसेस एकदम स्मूथ वे में चलते थे, उनको वैसे ही हम चलाए रखेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं अब। तो इस टॉपिक में ना यार उन्होंने ना प्राइसेस के बारे में बात करी है कि उनके प्राइसेस को कैसे मैनेज करा जाना चाहिए या क्या कितने होने चाहिए। द प्राइसिंग ऑफ द यूटिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस इज़ नोटोरियसली कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज इन इंडिया, ठीक है। और ये प्राइजेस जो होते हैं ना, वो एडमिनिस्टर करे जाते हैं, वो मार्केट ड्रिवन नहीं होते। मतलब कि कुछ चीज़ों के प्राइस होते हैं ना जो मार्केट में अब अप डाउन चल रहे हैं, उनके रिगार्डिंग होते हैं, बट नहीं। जैसे मैंने एक आर्टिकल अभी जो पिछले न्यूज़ एनालिसिस में बताया था, उसमें भी ये चीज़ मेंशन थी कि अब जो चीज़ों के प्राइजेस होते थे वो वहाँ पे जो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो भी थे उनमें पीएसयूज़ को बहुत लॉस होता था, ठीक है। अब पीएसयूज़ को अगर लॉस होता था ना, तो मतलब वो एक तरह से एडमिनिस्ट्रेड प्राइस थे, राइट, अगर उनको लॉस जा रहा है। बट अगर मार्केट ड्रिवन होते तो उनको लॉस नहीं होता, राइट। ये सीधा इसमें चीज़ है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एज एग्जांपल, टैरिफ लिव्ड बाय द पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, जो टैरिफ है वो अब वहाँ पे जो भी उसकी कॉस्ट आ रही है ना उसको सप्लाई करने में, वो 6.19 रुपीज़ आ रही है। बट उसको अगर बोलेंगे उससे रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, 4.21 रुपीज़ पर यूनिट। तो आप देखिए एक तरह से वो उसका अगर 3 हिस्से मान के चलो तो वो 2 हिस्सों से थोड़ा, 2/3 हिस्से से थोड़ा ही ज़्यादा कमा पा रहा है, ठीक है। तो इन केस ऑफ वाटर ये चीज़ और भी ख़राब है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स, वाटर बोर्ड्स अक्रॉस द कंट्री आर ऑन एवरेज एबल टू रिकवर ओनली
अराउंड अ थर्ड ऑफ दियर ऑपरेशन, मतलब 1/3 भी वो बहुत मुश्किल से अर्न कर पाते हैं। और नेक्स्ट बात करेंगे हम, मतलब तमिलनाडु स्टेट वाइज भी इन्होंने चीज़ दी हुई हैं कि वहाँ पर जो आपका पानी का जो कॉस्ट आती थी वो 20.8 रुपीज़ पर किलो लीटर आती थी, बट उस पर जो एक तरह से रेवेन्यू जनरेट करना चाहे उस पर पैसे जो लिए जा रहे हैं पर लीटर के, पर किलो लीटर के अकॉर्डिंग, वो है 10 रुपये 42 पैसे, और वो अर्बन एरियाज से हैं। और जो 8 रुपये 11 पैसे कहाँ से लिए जा रहे हैं, फ्रॉम रूरल एरियाज। तो देखिए एक्चुअल कॉस्ट उसकी कितनी है, तो वो आप देखिए कि वो कहाँ पे लग रहा है वो चीज़, सब चीज़ें, राइट। In the case of Delhi Jal Board, in 2021 to 22, its projected income was insufficient to cover operation costs of supply, estimated at 11.67, मतलब 11.67 उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट थी, इसको भी वो पूरा नहीं कर पाया। In most of the states, the power and water tariff paid by the agricultural consumers are fraction of those paid by the industrial and commercial users. फॉर इंस्टेंस इन 2021, मतलब जो भी एग्रीकल्चरली चाहे आपकी पावर यूज़ करी जाती हो, ठीक है, या आपको वाटर यूज़ करा जाता हो, उसकी जितना भी कॉस्ट है वो कितनी जेब में से निकलता है, वो आपके कमर्शियल यूज़र्स होते हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनकी जेब से निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 2020-21 के आंकड़े पे नज़र डाल लेते हैं क्या। अब जो टैरिफ्स हैं वो कंज्यूमर यूज़र्स हैं वो 9 टाइम्स मोर देन दोज ऑफ एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स, 9 गुना ज़्यादा वो एक तरह से अमाउंट पे करते हैं। और जो इंडस्ट्रियल टैरिफ्स हैं वो 7 गुना ज़्यादा करते हैं, और जो हाउस टैरिफ्स हैं मोर देन 4 टाइम्स। आप देख सकते हैं डिफरेंसेस। अब यहाँ पे एक तरह से ना फॉरेन, एक तरह डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात भी करी है। अब डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, जो टैरिफ्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स जो होते हैं ना उनके लोअर होते हैं, ठीक है, जो हाउस होल्ड्स के ज़्यादा होते हैं। बट हमारे इधर दोनों चीज़ें अलग है। बट इस चीज़ को करने का इंडिया में फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, इंडिया में इसमें फ़ायदा क्या होता है, जो भी इंडस्ट्रियल यूज़र्स हैं, है ना, इंडस्ट्रियल यूज़र्स के पैसे पे डिपेंड होके वो सब्सिडी प्रोवाइड कर सकते हैं एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को, राइट। तो इन चीज़ों को करा जाता है, ठीक है। अगर हम डेवलप एंड डेवलपिंग नेशंस को भी अगर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे ना, तो उसमें भी एक थोड़ा डिफरेंस है, उसको हमें पहले समझना पड़ेगा क्यों करा जा रहा है, राइट, जैसे मैंने अभी बताया। ओके, तो द लॉसेज इन्वॉल्व इन सप्लाइंग दीज यूटिलिटीज़ एट अ प्राइस डोंट रिफ्लेक्ट द मार्केट रियलिटीज़, ठीक है। जो प्राइसेस दे रहे हैं वो मार्केट रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं ना कर रही, तो क्या होगा, जो भी फर्म्स हैं, जो भी प्राइवेट प्लेयर्स उसमें मिले हुए हैं, उनको लॉसेस फेस करने पड़ेंगे, राइट। उसमें क्या फ़ायदा, द टोटल डिस्कॉम डेप्ट नाउ एक्सीड फ्रॉम द 6 लाख करोड़। अब देखो डिस्कॉम्स के जो अब उनके डेप्ट है वो 6 लाख करोड़ तक पहुँचे, क्यों पहुँच गया, उनको इतना लॉस फेस करना पड़ रहा है यार। मतलब अगर नॉर्मल लेवल पे अगर हम बात करें, गवर्नमेंट तो सब्सिडीज़ एंड ऑल सब चीज़ें प्रोवाइड करने में लगी हुई है, बट वो जो कंपनीज हैं उनको तो इतना लॉस झेलना पड़ रहा है ना। इन द केस ऑफ वाटर, while it is difficult to arrive at aggregate estimates of financial burden, there are some indications of scale of problem, right। प्रॉब्लम की स्केल प्रॉब्लम भी है उसमें, राइट, कि अब वो कितनी चीज़ें वहाँ पे, मतलब कितने अमाउंट में चीज़ें जा रही हैं, उसको एक तरह से प्रॉपरली मैनेज भी नहीं करा जा रहा। एज पर CAG रिपोर्ट एट द एंड ऑफ March 29, आउटस्टैंडिंग लोन टू दिल्ली जल बोर्ड स्टूड 27,660 crores. In the case of Tamil Nadu, the accumulated losses of the Tamil Nadu Water Supply and Drainage Board and Chennai Metropolitan Water Supply and Sewerage Board stood at 5,282 crores at the end of 2020 and 2021. मतलब तमिलनाडु बोर्ड, तमिलनाडु वाटर सप्लाई और ड्रेनेज बोर्ड और चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई है, ठीक है, और सीवरेज बोर्ड है, उसका जो टोटल डेब्ट था, मतलब कर्ज था, वो 5282 करोड़ था, ठीक है। तो कितना ज़्यादा यार ये भी, राइट। अगर वो किन वजह से हुआ है, इन्हीं वजह से हुआ है, जो एक तरह से हमारा जो लोड है वो एक तरह से इंडस्ट्रियलिस्ट पे ज़्यादा डाला जा रहा है, ठीक है। और उन पे भी चलो बोझ तो डाला जा रहा है, बट वो एक्चुअल में जितनी एक तरह से कॉस्ट ली जानी चाहिए ना, वो भी तो नहीं ना ले रहे, राइट। अगर 10 रुपये की चीज़ है उस पर आप अगर मतलब 5 रुपये लोगे तो वो तो कहाँ से जस्टिसेबल होगा, वो तो एक तरह से अपना कॉस्ट भी नहीं निकाल पाएगा ना, तो वो तो लॉस में ही जाएगी चीज़, राइट। अगर वहाँ पे अगर बात करेंगे टोटल फर्टिलाइज़र सब्सिडी वॉज, अब यहाँ पे देखो सब्सिडीज़ की जो बात कर रहे आ रहे हैं 2.3 लाख करोड़ अप फ्रॉम 1.6 लाख करोड़ इन 2021 to 2022। अब ये सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, राइट।
और वहाँ पे लॉसेस जो बात करी जाती है, लॉसेस मैंने बताए थे ना भाई, 6 रुपीज़ समथिंग कुछ था एंड 4 रुपीज़ समथिंग कुछ था। मतलब कि वो अपने मतलब अगर 3 हिस्से करते तो 2 हिस्सों से थोड़ा स्लाइटली ज़्यादा चीज़ कमा रहे थे वो, तो वो कोई जस्टिसेबल पोजीशन तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट। At some point, this burden on exchequer will simply become unmanageable. Yes, ये तो होगा ही, ये मैं अनमैनेजेबल हो जाएगा यार। एक टाइम पे ये डेप्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो फर्म ही नहीं मैनेज कर पाएगी, वो ऑर्गेनाइजेशन उसको मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। दिस कॉज ऑफ शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग, राइट। अब इसका एक उन्होंने सॉल्यूशन बताया कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसिंग से हमें दूर जाना चाहिए, लाइक पॉलिटिकल प्राइसिंग से दूर जाना चाहिए, हमें एक्चुअल में उसकी कॉस्ट को देखना चाहिए और उस कॉस्ट को अप्लाई करना चाहिए यार। बिकॉज अगर ये सब चीज़ें होंगी ना तो इंडिया का जो एक्चुअल में पैसा है ना वो कहाँ चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, राइट। तो हमें उस चीज़ पे एक तरह से बहुत बेसिक लेवल पे काम करने की ज़रूरत है कि हमें जो प्राइजेज़ हैं, ठीक है, प्राइसेस जितने भी हैं वो आपके मार्केट ड्रिवन होने चाहिए, ठीक है, वो आपके एडमिनिस्ट्रेड नहीं होने चाहिए। अगर एडमिनिस्ट्रेड प्राइस आप लगाओगे ना तो वो चीज़ें क्या होंगी, वो सब्सिडाइज रेट पे होगी, एक्चुअल कॉस्ट भी नहीं वापस कर पाएंगे। और ये चीज़ भी होनी चाहिए, अगर आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड करनी है ना तो आपकी उसको एक्चुअल कॉस्ट तो यार वो एक तरह से उसकी वापस हो, ठीक है, बाकी तो चीज़ें छोड़ो, राइट, एक्चुअल कॉस्ट तो उसकी वापस हो, उतना ही कर पाएँ। बट एक्चुअल में अगर हम सिचुएशन को देखेंगे वो भी वो वापस नहीं कर पा रही हैं। Okay, so this is all about this session. Thank you so much for watching this session. If you like the content and the information is this video, do like, share and subscribe my YouTube channel. You can also join me on Telegram and Instagram. Links are in description. So आज के ना थोड़े टॉपिक्स में जितनी भी एक्सप्लेनेशन दी है मैंने बेस्ट करने की कोशिश करी है। आज थोड़ा कंटेंट ज़्यादा था तो कल से आपको जो इंडियन एक्सप्रेस की जो आपके एक तरह से सेशन है वो आपको मॉर्निंग में मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा कल से। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।